आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें भारतीय सेना के 6 से 8 जवानों को चोटें आई हैं, जबकि दूसरी तरफ चीन के सैनिक इससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं और उसके कुछ सैनिकों की ऐसा बताया जा रहा है कि हड्डियां भी टूटी हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में आखिरी बार ऐसा हिंसक संघर्ष आज से 47 साल पहले यानी वर्ष 1975 में हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। बड़ी बात यहां पर यह है कि पिछले 2.5 वर्ष में LAC पर इस तरह की यह दूसरी घटना है, जिसकी वजह से चीन से लगी सीमा पर स्थिति अब और भी तनावपूर्ण हो सकती है। इससे पहले 15 जून 2020 को आप सबको याद होगा, लद्दाख के गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे और अब गलवान की घटना के पूरे 907 दिन बाद यह संघर्ष हुआ है। हमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह झड़प 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई थी। तवांग को अरुणाचल प्रदेश का सबसे संवेदनशील जिला माना जाता है क्योंकि इसकी सीमाएं भूटान से लगी हैं और ये चीन की सीमा से भी लगा हुआ है, यानी एक तरफ भूटान है तवांग के और दूसरी तरफ चीन है। इसलिए ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है और चीन की हमेशा से इस इलाके पर नजर रही है। और इस बार जिस जगह पर हिंसक झड़प हुई है वो इलाका पूर्वी तवांग में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत पास है और इस क्षेत्र का नाम है यांगत्से। और इस पर चीन की सेना पहले से ही अपना दावा करती रही है, कहती रही है कि ये उसका इलाका है और यहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच मामूली टकराव इससे पहले भी होते रहे हैं। तो बड़ी बात जो आपको बताना चाहते हैं वो ये कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसे टकराव यहां पहली बार हुए हैं, इस तरह के टकराव वहां अक्सर होते रहते हैं और पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में तनाव पहले से ही काफी बढ़ा हुआ था। असल में पिछले साल अक्टूबर के महीने में चीन की सेना ने इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसके बाद चीन के कुछ सैनिकों को भारतीय सेना ने हिरासत में ले लिया था और दोनों देशों की सेनाओं के बीच तब काफी समय तक टकराव की स्थिति बनी रही थी। हालांकि उस समय दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक संघर्ष नहीं हुआ था और मामले को बातचीत से ही सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार 9 दिसंबर को नौबत हिंसक संघर्ष तक पहुंच गई। बड़ी बात यह है कि इस संघर्ष में हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ हाथापाई हुई है और इसीलिए दोनों ही तरफ से कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है, कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है और यही कारण है कि दोनों तरफ के जो सैनिक हैं उन्हें मामूली चोटें आई हैं क्योंकि हाथापाई हुई है और हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ है। तवांग सेक्टर में LAC के पास कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें लेकर भारत और चीन के बीच लगातार विवाद रहा है और फिलहाल जिस जगह पर यह हिंसक झड़प हुई है ये क्षेत्र भी उन्हीं इलाकों में आता है। एक और बात आपको जाननी चाहिए, वर्ष 2006 से ही दोनों देशों की सेनाएं इन इलाकों में उस जगह तक पेट्रोलिंग करती आ रही थी जहां तक वो अपना दावा करती हैं और सूत्रों के मुताबिक इस बार भी ये हिंसक झड़प पेट्रोलिंग के दौरान ही हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस संघर्ष के बाद भारत और चीन के सैनिक LAC पर स्थित इस जगह से पीछे हट गए, यानी दोनों ही सेनाओं की तरफ से डिसएंगेजमेंट हुआ और दोनों देशों की सेनाएं इस विवाद को सुलझाने के लिए कमांडर स्तर की बातचीत कर रही है। कमांडर स्तर की बातचीत तब होती है जब सीमा पर स्थिति काफी गंभीर बन जाती है, जैसे गलवान की हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सबसे पहले कमांडर स्तर की बातचीत ही हुई थी। नोट करने वाली बात यह भी है कि चीन पिछले काफी समय से अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा था और पिछले साल दिसंबर में उसने अरुणाचल प्रदेश में स्थित 15 स्थानों के नाम ये कहते हुए बदल दिए थे कि अरुणाचल प्रदेश उसका इलाका है और वो अपने इलाके में जिस भी क्षेत्र का, जिस भी जगह का जो चाहे नाम रख सकता है और उसने 15 स्थानों के नाम अपने हिसाब से बदल भी दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुल 22 स्थानों के नाम चीन ने बदले हैं, जिस पर भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति हर बार जताई गई है। लेकिन चीन का विदेश मंत्रालय हर बार यही कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है और वो जैसे चाहे वैसे वहां के स्थानों का नाम अपने हिसाब से अपनी भाषा में रखेगा। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि अब तक चीन
लद्दाख में ज्यादा सक्रिय था। आपको यह बात जाननी चाहिए, अभी तक चीन लद्दाख में सक्रिय था और जो गलवान की घटना हुई थी वही जो स्ट्रेटेजी है, वही रणनीति अब वो इस सेक्टर में अपना रहा है। अब वो अरुणाचल प्रदेश में भी हिंसक संघर्ष कर रहा है। तो बड़ी बात जो जानने की है वो ये कि पिछले 2 सालों से जो काम चीन लद्दाख के सेक्टर में कर रहा था, अब वो वही चीज अरुणाचल प्रदेश के आसपास LAC पर कर रहा है। यानी अब उसने एक नया दूसरा फ्रंट खोल दिया है और वैसा ही खोला है जैसा उसने गलवान में खोला था। भारत और चीन के बीच कुल मिलाकर 3,488 किलोमीटर लंबी LAC है, जिसमें लद्दाख के बाद सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश में ही चीन के साथ लगती है और अरुणाचल प्रदेश में 1,126 किलोमीटर की LAC है दोनों देशों के बीच। इस हिंसक संघर्ष की टाइमिंग भी आज आपको ध्यान से नोट करनी चाहिए। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पिछले महीने 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इंडोनेशिया में बाली में G20 समिट के दौरान मिले थे और यह गलवान की हिंसक झड़प के बाद पहली इस तरह की मुलाकात थी। और अब बड़ी बात यह है कि जो बाकी के इलाके हैं जहां पर डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा है, जहां पर चीन की सेना पीछे नहीं जा रही है, अपनी तैनाती कम नहीं कर रही है, वहां पर भी ऐसी स्थिति कभी भी बन सकती है। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने रहती हैं और उनके बीच में फासला बहुत कम होता है, ऐसे में दोनों ही सेनाओं के बीच अगर एक सैनिक भी कोई गलती कर देता है, एक सैनिक भी किसी प्रकार की उससे कोई गलती हो जाती है, एक चिंगारी वहां पर पैदा होती है और वो चिंगारी किसी बहुत बड़ी आग में तब्दील हो सकती है। तो जब तक ये दोनों सेनाएं ऐसे ही एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी, जब तक हर रोज इनका इसी तरीके से एक दूसरे से सामना होता रहेगा, कभी ना कभी ऐसे मौके अक्सर आ जाते हैं जब दोनों तरफ से कोई ना कोई एक सैनिक या किसी की गलती की वजह से मामला भड़क जाता है और एक छोटा सा जो हिंसक झड़प होती है कई बार वो युद्ध का रूप ले लेती है। इसलिए ये जो पूरा इलाका है हजारों किलोमीटर का, जहां ये दोनों देशों की सेनाएं अब आमने सामने खड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में तैनाती है, यहां पर इसलिए कहा जाता है कि तनाव हमेशा बना रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब पेट्रोलिंग दोनों तरफ से होती है और दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, तो फिर इस तरह की घटनाएं अक्सर हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इस घटना में हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हथियार कोई चल जाता तो फिर कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती थी और मामला और ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन अच्छी बात यह हुई इसमें कि मामला सिर्फ हाथापाई तक सीमित रहा और दोनों ही तरफ से किसी को कोई बहुत गंभीर चोट नहीं आई है। अब आपको यह बताते हैं कि चीन ने हिंसक संघर्ष के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग को ही क्यों चुना है। पहली बात यह कि तवांग को चीन तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानता है। दूसरी बात, तवांग एक ऐसा जिला है जो तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच स्थित है, जिससे इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और यहां पर हिंसक संघर्ष होने से पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों पर मानसिक दबाव बढ़ता है। तीसरा पॉइंट यह है कि यहां तवांग मोनेस्ट्री है और मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जब वर्ष 1959 में चीन से भारत में शरण लेने के लिए आए थे, तब वो तवांग मोनेस्ट्री में ही रुके थे, इसी मोनेस्ट्री में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी LAC पर अभी 20 से ज्यादा स्थान ऐसे हैं जहां भारत और चीन की सेना के बीच स्थिति काफी तनावपूर्ण है। ऐसी स्थिति में जो बहुत तनावपूर्ण होती है, ऐसे में मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जब इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट तो कहीं से भी आ सकता है। मीडिया में भी आपने देखा होगा कि बहुत बार अलग अलग तरह के आंकड़े चलते रहते हैं, अलग अलग तरह की कहानियां, अलग अलग तरह की थ्योरीज चलती रहती हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की जब स्थिति होती है तो हमेशा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहां तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि वहां क्या हुआ है ये बात या तो भारत की सेना जानती है या चीन की सेना जानती है या फिर भारत का रक्षा मंत्रालय और भारत की सरकार जानती है। इसलिए आज ये बहुत जरूरी है कि हम आपको सबसे पहले ये बताएं कि औपचारिक रूप से भारत सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने अभी तक क्या कहा है, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही भारत का औपचारिक पक्ष है। अब बाकी कोई कहता कुछ भी रहे, लेकिन जो औपचारिक पक्ष है वो
जिम्मेदारी के साथ हम आपको बताते हैं और वो हमारे जिम्मेदार दर्शकों को भी समझना चाहिए बिना इसमें मसाला लगाए हुए। तो देखिए, जो आर्मी का, भारतीय सेना का जो स्टेटमेंट आया है वो मैं आपको बताता हूं। तवांग सेक्टर में जो हुआ है, वो कहते हैं कि इन सर्टेन एरियाज along the LAC in the Tawang sector in Arunachal Pradesh, there are areas of differing perception wherein both sides patrol the area up to their claim lines. This has been the trend since 2006. यानी ये वो इलाका है जहां पर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं इलाके को लेकर और उन पर विवाद हमेशा बना रहा है और दोनों ही सेनाएं अपने अपने इलाकों पर गश्त लगाती रही हैं 2006 से। ये वहां पर ट्रेंड रहा है, ऐसा होता रहा है 2006 से, दोनों सेनाएं गश्त लगाती हैं अपने इलाके में। लेकिन 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स contacted the LAC in Tawang sector, which was contested by own troops in a firm and resolute manner. This face-off led to minor injuries to a few personnel from both sides. अब देखिए, ये कहते हैं कि इसके बाद 9 दिसंबर को जब पीएलए के जो जवान हैं उन्होंने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, भारतीय सीमा के करीब वो आ गए, उसके बाद दोनों, हमारी जो सेना है उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और उस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़प हुई, जिसमें वो कहते हैं कि दोनों तरफ से ही मामूली चोटें आई हैं। तो मामूली चोटें का मतलब यह है कि सिर्फ हाथापाई हुई है, मामूली चोटें आई हैं और हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, गोलियां नहीं चली हैं। और फिर आगे वो लिखते हैं, भारतीय सेना लिख रही है कि बोथ साइड्स इमीडिएटली डिसएंगेज्ड फ्रॉम द एरिया एज अ फॉलो अप ऑफ द इंसिडेंट। ओन कमांडर इन द एरिया हेल्ड अ फ्लैग मीटिंग विद हिज काउंटरपार्ट, यानी दोनों कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई है और अब वहां पर अब मैं आपको कांग्रेस पार्टी के कुछ ट्वीट्स पढ़कर बताता हूं। कांग्रेस ने आज इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया है। एक ट्वीट उन्होंने अब से 1 घंटा पहले किया है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कांग्रेस का। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। वक्त आ गया है कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक कांग्रेस का ट्वीट यह है। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया है अब से 57 मिनट पहले, अगर ये गलती ना की होती, चीन का नाम लेने से डरे ना होते, तो आज चीन की हैसियत नहीं थी कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखे। हमारी जमीन पर कब्जा करना, हमारी जमीन पर आकर हमारे सैनिकों से झड़प करना तो दूर की बात है। अब भी वक्त है, डरो मत। यानी एक तरीके से आप देखेंगे तो कांग्रेस की भाषा में आपको एक तो व्यंग दिखाई देगा। कांग्रेस व्यंग कर रही है, एक तरीके से हमारे सेना का, हमारे सैनिकों का मजाक उड़ा रही है। हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी के साथ चीन के सैनिकों को हर बार रोका है, अपनी जान गंवाकर, शहादत देकर भी रोका है और ऐसे भी रोका है। और तो भी जब हमारे सैनिक इतनी बहादुरी के साथ चीन के सैनिकों के साथ भिड़ते हैं, तो हमारे अपने ही देश में, देश की राजधानी में बैठकर विपक्षी दल लिखते हैं कि कब्जा हो गया, चीन ने हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है, ये कहा जाता है, जिससे हमारी सेना का मनोबल और टूटता है। दूसरा, ये तो व्यंग हुआ। दूसरी बात कांग्रेस इसमें जो बताने की कोशिश कर रही है वो ये कि वो उकसाने की कोशिश कर रही है सरकार को और सेना को, कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है उकसाने के लिए, और वो ये चाहती है कि हम चीन के साथ युद्ध में बिना तैयारी के या किसी भी तरीके से हम चले जाएं और फिर कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को एक और मौका इसमें मिल जाए। अब बड़ी बात देखिए, भारत और चीन के बीच में क्या है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ना तो चुनाव लड़ना है, ना ही उनके देश में उनसे कोई सवाल पूछ सकता है, ना ही उनके देश में कोई विपक्षी दल है जो उनसे सवाल पूछे, और ना ही उनके देश में मीडिया है जो उनसे मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, न्यूज चैनल के जरिए कोई भी सवाल पूछ सके। इसलिए उन्हें किसी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है, ना ही चुनाव लड़ना है। भारत में मीडिया भी है, मीडिया के सवालों का जवाब देना है, विपक्षी दल के सवालों का जवाब देना है, और भारत में चुनाव भी लड़ने हैं, चुनाव भी जीतना है। और आपने देखा होगा अभी 2 राज्यों के चुनाव अभी खत्म हुए हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के, और खत्म होते ही ये बात आ गई। अब भारत की सरकार के बारे में आप सोचिए, भारत की सेना के बारे में सोचिए। अब भारत की सेना को और रक्षा मंत्रालय को सबसे पहले तो पार्लियामेंट में, अपनी ही पार्लियामेंट में इसे लेकर सफाई देनी पड़ेगी। विपक्षी दल कहेंगे कि नहीं, कब्जा हो गया, आप हार गए,
आपके सैनिक पीछे हट गए। इसका जवाब उन्हें अपने देश की संसद में देना पड़ेगा। कल ही आप सुबह देखिएगा अखबारों में भी तमाम तरह की बातें छपनी शुरू हो जाएंगी जो अपने ही देश की सरकार को और अपने ही देश के सैनिकों को कमजोर करके दिखाने की कोशिश होती है। और फिर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यंग करने लगेंगे, कुछ अभिनेत्रियां अभिनेता आ जाएंगे, कुछ एनजीओ वाले लोग आ जाएंगे, कुछ और नेता आ जाएंगे जो अब लगातार ट्वीट करके अपनी ही सेना का मजाक उड़ाएंगे और अपनी ही सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये भारत है, ये भारत का लोकतंत्र है। आपके लिए कहने को तो हमारे लोकतंत्र में सब कुछ है और सब अच्छा चल रहा है, मीडिया भी चल रहा है, विपक्ष भी है, एनजीओज भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, संसद भी है, अदालतें भी हैं। लेकिन जरा उन सैनिकों के बारे में आज सोचिए जो सैनिक इस समय LAC पर तैनात हैं और इस तनाव में जी रहे हैं कि किसी भी दिन और किसी भी रात कुछ भी हो सकता है, जिनके ठीक सामने PLA के सैनिक खड़े रहते हैं दिन रात और किसी दिन कुछ भी हो सकता है, किसी दिन कोई भी चिंगारी आग का रूप ले सकती है। और जब हमारे सैनिकों को ये सारी खबरें पता चलती होंगी तो उन पर क्या बीतती होगी, ये भी आज देश को सोचना चाहिए। आज गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन इस शपथ ग्रहण से ज्यादा आज प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात की जनता के सामने काफी भावुक हो गए और उन्होंने जनता का आभार जताते हुए झुककर गुजरात की जनता को प्रणाम किया और उनके चेहरे से यह साफ झलक रहा था कि वो इस जनादेश और जनता के प्रेम से कितने अभिभूत हैं, क्योंकि गुजरात की जनता ने इस बार दिल खोलकर प्रधानमंत्री को अपना प्यार दिया है। भारत माता की। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, राघवजी भाई, हंसराज भाई, श्री बलवंत सिंह, चंदन सिंह राजपूत।